किसी को भी जीवन जीने लायक बनाना बिना किसी के सहारे के, बिल्कुल कि वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो जाए, वो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम हो जाता है। कैसे बच्चे होते हैं ये जिनको इन थेरेपी की ज़रूरत होती है? ये ऑटिज़म के लक्षण हो सकते हैं। मम्मी पापा इस चीज़ से बहुत परेशान रहते हैं कि अरे यार मेरे बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है। चीज़ों को लाइन से लगाना, सोशलाइज नहीं कर रहा हूँ, दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल नहीं रहा हूँ, या किसी एक चीज़ से बहुत अट्रैक्ट हो जाएंगे, जैसे ये लाइट हो गई, जैसे कार को एक ही तरीके से खेलना। तीसरी मम्मी का यही जो है वो है दर्द है, रोना है कि यार मेरा बच्चा बहुत ज़िद्दी हो गया, बहुत ज़िद करता है। बच्चा अगर जिद नहीं करेगा तो और कौन करेगा? क्या आपने अपने बचपन में जिद नहीं करी? नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस खास मेहमान से आपको मिलवाना चाह रहे हैं उससे पहले एक बात बताऊं आपको, अगर आपके घर में बच्चा है और एक इंसिडेंट, अभी कल ही मैं कहीं से आ रहा था, देखा वो सुपरमार्केट होती है ना, उसमें एक बच्चा जो है ज़मीन पे फैला हुआ था, ये चाहिए चाहिए हमको चाहिए, और मम्मी और पापा दोनों लोग इधर उधर देख रहे थे, यार उठो रहने दो। तब तक पापा आते हैं, एक पीछे से देते हैं, उसके बाद तो वो और चिल्ला के रोने लगा। और हुआ क्या, अंत में मम्मी ने वो चीज़ उसको दिलवा दी। वो खिलौना उसके हाथ में था, जाते समय देखा कि वो खिलौना उसके साथ जा रहा था और वो बड़ा पसंद। ऐसी चीज़ें आपने भी देखी होंगी, हो सकता है आपका बच्चा भी ऐसे ही परेशान करता हो आपको। तो आज ये पॉडकास्ट पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, अगर आपका बच्चा इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहा है कि आपको कहीं भी फैल जाता है, किसी भी चीज़ पे जिद करता है, अगर आपका बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है, अगर आपके बच्चे में कोई ऐसा लक्षण है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है और वो मेहमान अपने आप में बहुत स्पेशल है। उनका नाम है डॉक्टर मोहित कुमार, और डॉक्टर मोहित कुमार ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं। बच्चों के लिए पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं और इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि वो 2016 में गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं। और उनके काम का तरीका और उनके बातचीत का अंदाज इतना प्यारा है कि आपको भी उनसे प्यार हो जाए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बच्चों के साथ आपका बहुत दोस्ताना कह लीजिए, मतलब ये जो थेरेपी वाला सिस्टम है, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते क्या हैं, मैं ये पहले जो है दर्शकों को बताना चाहूँगा। आप ही बता दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बच्चों के साथ का क्या हिसाब किताब उनका है? तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं जो पहले ऑक्यूपेशनल थेरेपी समझते हैं, फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को समझेंगे। ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है कि किसी भी इंडिविजुअल को, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो, उनको उनकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम उनके साथ ऐसी है तो उसमें इंडिपेंडेंट बनाना। तो मैं मान लेता हूँ कि मैं बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ, जो मेरी स्पेशलिटी है। तो बच्चों का काम हो गया खेलना कूदना, स्कूल जाना, और दूसरे बच्चे पार्क में खेलना, पार्टीज अटेंड करना, ये एक बच्चे का काम हो गया। अब इस पूरे काम में उनको कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, बोल नहीं पा रहे हैं, बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पा रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन, जो सोशल ग्रुप, अगर मैं बर्थडे पार्टी में गया, वहाँ के सोशल जो रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ मेरा काम हो गया उनको ये सारी चीज़ें सिखाना, उनको समझाना। अब बात करते हैं एडल्ट्स की। एडल्ट में जिन भी, जैसे मैं कंडीशन लेता हूँ लकवा, स्ट्रोक जिसको हम लोग कहते हैं, तो अगर किसी को भी स्ट्रोक हुआ है और उनका एक साइड पैरालिसिस हो गया, उस पैरालिसिस के साथ वो अपनी जीवन कैसे बिता सकते हैं इंडिपेंडेंटली, बिना किसी के सहारे के, उसके लिए तैयार करना भी एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम हो गया। तीसरी कैटेगरी आती है हमारी, जो ओल्डर एज के लोग हो गए, जिनको हम लोग जीरियाट्रिक केयर कहते हैं। तो वहाँ पे उनको उस एज में जाके जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, जहाँ पे लोग भूलने लगते हैं, उनको कुछ चीज़ें दिखने लगती हैं, हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, एल्जाइमर्स एक प्रॉब्लम हो गई। तो इनको, इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे इसकी प्रॉब्लम की सिवियरिटी को कैसे कम करके उनको इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, ये एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम हो गया। इन शॉर्ट, किसी को भी जीवन जीने लायक बनाना बिना किसी के सहारे के, बिल्कुल, कि वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो जाए, वो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम हो जाता है। बच्चों के साथ में ये थेरेपी क्यों, मतलब बच्चों के साथ में कैसे बच्चे होते हैं ये जिनको इन थेरेपी की ज़रूरत होती है?
कैसे बच्चे हैं, लाइक नॉर्मल बच्चे हैं जैसे आपके मेरे हैं वैसे ही नॉर्मल बच्चे हैं। बस कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें दिखती हैं, जैसे ऑटिज़म की अगर मैं बात करूं तो आई कांटेक्ट ना देना, आंखों में नहीं देखेंगे, या एक जगह बहुत देर तक टिक के नहीं बैठेंगे। ये ऑटिज्म के लक्षण हो सकते हैं? ये ऑटिज़म के लक्षण हो सकते हैं। एक जगह बैठेंगे नहीं, आप उनको नाम से बुला रहे हैं तो वो नहीं सुनेंगे, उनको पता नहीं होगा कि ये मोहित मेरा ही नाम है और मुझे रिस्पॉन्ड करना है, तो नेम का रिस्पॉन्ड नहीं होगा। आई कांटेक्ट नहीं देंगे, हो सकता है एक ही जगह पे बहुत देर तक ना बैठें, हमेशा चलते फिरते रहेंगे। टोज़ के ऊपर चलते हैं, कुछ चीज़ों को लाइन से लगा के खेलते हैं। जैसे आप और मैं कार से खेलेंगे तो इधर से चलाया, उधर भाग गई कार, फिर उधर से उठा के लाई, फिर चलाई, फिर वो कहीं और भाग गई, बट ये लोग उसके पहिए देखते रहेंगे। या किसी एक चीज़ से बहुत अट्रैक्ट हो जाएंगे, जैसे ये लाइट हो गई, वह इसी को ही देख रहे हैं, एग्जॉस्ट हो गया, पानी हो गया, तो इनके रूटीन में बहुत फिक्सेशंस होते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं। तो ऑटिज़म की अगर बात करें, 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो बच्चे के डेवलपमेंट में हमें एज अ पेरेंट समझनी चाहिए। पहला, रिपीटेटिव बिहेवियर, कि वो उसके बिहेवियर्स रिपीटेटिव तो नहीं है। जैसे कार को एक ही तरीके से खेलना, चीज़ों को लाइन से लगाना, पंखा देखना, हैंड को फ्लैप करना, टोज़ के ऊपर चलना, ये तो हो गया रिपीटेटिव बिहेवियर। दूसरा हो गया स्पीच की जो डेवलपमेंट है उसमें एज रिलेटेड ना हो करके थोड़ा पीछे रहना। जैसे 1 साल का बच्चा पापा मम्मा बाबा बोलना शुरू कर देता है, अगर नहीं बोल पा रहा है तो हमें एक इंडिकेटर हो सकता है। या फिर मेरा बच्चा 3 साल का हो गया, बट 3 साल का होने के बाद भी वो सिर्फ पापा मम्मा बाबा दे दो, ले लो, खाना, इतना ही बोल पा रहा है, सेंटेंसेस फ्रेम नहीं कर पा रहा है, तो ये एक लक्षण हो सकता है। तीसरा, सोशल कम्युनिकेशन, कि मैं एज अ छोटा बच्चा मैं सोशलाइज नहीं कर रहा हूँ, दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल नहीं रहा हूँ। मैं गया तो हूँ, 3 साल का हूँ तो प्ले स्कूल में जाऊँगा, प्ले स्कूल में हूँ, सारे बच्चे उधर खेल रहे हैं, मैं पीछे कहीं टहल रहा हूँ। मेरे को अगर आप पकड़ के लाए, टीचर पकड़ के लाई बैठाने के लिए, 10 सेकंड बैठा फिर उठ के बाहर चला गया, तो मैं सोशलाइज नहीं हो रहा हूँ। ये 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें, अगर पेरेंट ध्यान में रखते हैं जब बच्चा पैदा हो रहा है से ले 3 साढ़े 3 साल तक, तो ईज़िली उनको ये समझ में आ सकता है कि मेरे बच्चे में डेवलपमेंट थोड़ा स्लो चल रहा है। अगर स्लो चल रहा है तब उनको किसी ना किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। वो पीडियाट्रिशियन भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी हो सकते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट भी हो सकते हैं। ओके। जो भी नियर बाय, क्योंकि इन सब के कोर्सेज में है, बच्चे के डेवलपमेंट हम सब लोगों ने पढ़ा होता है, कुछ भी बच्चे के डेवलपमेंट में ऊपर नीचे हो रहा होगा तो ये सारे प्रोफेशनल्स पेरेंट्स को सही तरीके से गाइड कर सकते हैं कि पहले आप ये थेरेपिस्ट कराइए या इन डॉक्टर से जाके मिलिए। कई बार ये भी होता है कि हमें दिख रहा है कि बच्चे में ऑटिस्टिक फीचर्स हैं और पेरेंट्स से मैंने हिस्ट्री ली, पेरेंट्स बता रहे हैं कि इसको कभी सीज़र आया था या ऐसे झटके से आए थे और हमें लगा उसके बाद नॉर्मल हो गए, तो हमने नहीं दिखाया किसी भी डॉक्टर को। तो वहाँ पे फिर हम लोग खुद उनको बोलते हैं कि आप इन डॉक्टर को जाके, न्यूरो वाले डॉक्टर हैं, इनको दिखा लीजिए। तो वहाँ पे प्रोफेशनल्स ये भी हेल्प गाइड कर सकते हैं पेरेंट को कि डॉक्टर से कब मिलें। और अगर कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग डायरेक्टली थेरेपी से स्टार्ट कर देते हैं और कई बार रेफ़र करते हैं। हम एक चीज़ बड़ी कॉमन है मोहित सर, आपने भी जो है देखा होगा, कुछ बच्चे ज़िद बहुत करते हैं, है ना। वो जो ज़िद का स्वभाव है, परेशान होते हैं लोग, माता पिता। मतलब नॉर्मली अगर चाय पीने बैठी हैं मम्मी तो उनका हर तीसरी मम्मी का यही जो है वो है दर्द है, रोना है कि यार मेरा बच्चा बहुत ज़िद्दी हो गया, बहुत ज़िद करता है। आपके पास भी ऐसे कई उदाहरण होंगे, उनके लिए क्या किया जा सकता है? सर, सबसे पहले ये समझना होगा कि बच्चा अगर जिद नहीं करेगा तो और कौन करेगा। क्या आपने अपने बचपन में जिद नहीं करी? आपने पापा से टॉफ़ी के लिए जिद नहीं करी होगी? बिल्कुल ठीक बात। मैंने भी जिद करी होगी, कि मैंने जिद करी भी है, मुझे वीडियो गेम की चाहिए थी। जो हमारे टाइम पे कैसेट वाली वीडियो गेम आती थी, जॉयस्टिक वाली, कॉन्ट्रा, मारियो, आइस एज, तो मैंने भी जिद करी है। बच्चे भी जिद करते हैं और जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं वो भी जिद करते हैं। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर ये जिद मेरी डेली रूटीन को प्रॉब्लम कर रही है तब ये प्रॉब्लम है। अगर मैंने टॉफ़ी के लिए जिद करी और मेरे पापा ने बोला कि नहीं अभी मैं नहीं दिलाऊंगा, मैं आपको शाम को दिला दूंगा, मैं मान गया, देन प्रॉब्लम नहीं है। जिद को हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं, टेंट्रम। थेरेपीज में ये टर्म है टेंट्रम। तो टेंट्रम होता है गोल ओरिएंटेड बिहेवियर।
मैं किसी गोल को पाने के लिए एक बिहेवियर शो कर रहा हूँ। अगर मैं एज अ चाइल्ड मैं ये बिहेवियर अपना कंट्रोल कर सकता हूँ, पापा ने बोला कि टॉफ़ी आपको मैं शाम को दे दूँगा या मैं ऑफिस से आऊँगा तो मैं लेता आऊँगा, और मैं मान गया, देन ये बिहेवियर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब नॉर्मल बच्चे भी करते हैं। लेकिन अगर मैं ये नहीं मान रहा हूँ, मेरे को ये अभी ही चाहिए, और ये एक इंसिडेंट नहीं, मल्टीपल इंसिडेंट हर जगह होंगे। मॉल गए तो कार के लिए शुरू हो गए, दुकान पे गए तो टॉफ़ी चॉकलेट के लिए शुरू हो गए, बेकरी शॉप पे गए तो केक खाना है, या कहीं भी गए तो वहाँ पे एक हमने पकड़ ली, ये जिद पकड़ ली कि मुझे ये चाहिए। अगर ये बच्चे के एपिसोड्स बहुत ज़्यादा हैं और वो कंट्रोलेबल नहीं होता है और डिमांड पूरी होते ही पूरी शांत हो जाता है, तब हम लोग कह रहे हैं ये टेंट्रम्स हैं। बट अगर वो आपके डेली रूटीन को हैम्पर नहीं करे तो एक नॉर्मल जिद है जो आप और मैं करते थे। तो इसको अगर हम लोग एक इंसिडेंट समझें, परसों का एक इंसिडेंट है जो मेरे सेंटर पे एक बच्चे के साथ था। मैं सेशन ले रहा था, सेशन ख़त्म हुआ, अब उस बच्चे को घर जाना है। उस बच्चे ने जिद लगाई कि मुझे एक बलून लेके जाना है। तो अब हमारे सेंटर का एक रूल है कि आप यहाँ का कोई भी टॉय घर लेके नहीं जा सकते, क्योंकि मैं अगर ये सिस्टम स्टार्ट करूँ बच्चे के साथ, तो आज उसने मेरे से गुब्बारा मांगा है, बहुत छोटी सी चीज़ है, मैं दे सकता हूँ, कल वो कोई और सामान मांगेगा, परसों ये बढ़ती चली जाएंगी। हम लोगों ने वहाँ पे एक नेगोशिएशन पे है, मैं आपको बलून दूंगा, आपको अपनी वाटर बॉटल मुझे दे के जानी है, एक नेगोशिएशन पे है। हमारा ये नेगोशिएशन 15-20 मिनट चला। वो रोया, उसने कई बार बलून पॉकेट में रखा, हमने उसकी बॉटल हाथ में रख ली, चला 15-20 मिनट का ये एपिसोड चला। 15-20 मिनट के बाद बच्चे को ये समझ में आ गया कि ये बॉटल मेरे को तभी देंगे जब मैं बलून दूंगा, या फिर ये बलून मैं लेके जा सकता हूँ और बॉटल इनसे एक्सचेंज करनी पड़ेगी, और नेक्स्ट डे मैं जब बलून लाऊंगा तो बॉटल मिलेगी, अगर मैं नहीं लाऊंगा तो बॉटल नहीं मिलेगी। तो ये मैंने किया, एक स्ट्रक्चर तैयार किया, उसको रूल्स बता दिए बच्चे को कि ये रूल्स फॉलो होंगे तो तभी ये आप लेके जा सकते हो, अदरवाइज़ नहीं लेके जा सकते हो। वहाँ पे पेरेंट्स का भी सपोर्ट मिला, पेरेंट्स भी शांति से एकदम चुपचाप खड़े हुए थे, बिकॉज दे नो कि हम लोग जो कर रहे हैं वो एक रूल सेट कर रहे हैं बच्चे के लिए। पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया, बच्चे ने एक बार और, बच्चा ही 7-8 ईयर्स समथिंग और बहुत शार्प बच्चा है, मैंने वो बलून को पैकेट में रखने के लिए गया, मैं उस टाइम दूसरे बच्चे से अपना सेशन स्टार्ट कर चुका था। चालाकी से उसने बलून उसमें मेरे को दिखाया, मैं डाल रहा हूँ, डाला ऊपर पॉकेट में, ऐसे किया, लेकिन ऐसे छुपा हुआ था, मैं पीछे हूँ उसके, उसको लगा मुझे दिख नहीं रहा, उसने ऐसे डाला, डालने के बदले ऐसे किया और मैं देख रहा हूँ वो कर क्या रहा है। डाला और मैंने सर मैंने बलून रख दिया है। मैंने कहा नहीं, आपकी पॉकेट में आप निकालो, उसको रखोगे तभी बॉटल मिलेगी। वी हैव टू बी ऑब्जर्वेंट कि बच्चा, क्योंकि कॉग्निटिवली ही इज़ वेरी ब्राइट, तो ये चीज़ें हमें मापदंड जो हम लोग कहते हैं सब स्ट्रक्चर करके, रूल्स रेगुलेशन समझा के हमें वो टेंट्रम्स को हम लोग बोलेंगे उसको कि नेगोशिएट करना है और बाउंड्री सेट करनी है। जैसे मैंने कैसेट वाले जो वीडियो गेम था उसकी जिद करी, पापा ने कहा अभी नहीं दिलाएंगे, सैलरी आने के बाद दिला देंगे। मैंने सैलरी तक वेट किया, जिस दिन मिली पता था कि आज मिलती है पापा को, वीडियो गेम नहीं आई, यही होता था। ठीक है, तो वही बच्चे के साथ हम लोगों ने किया। तो हम लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, देखिए जितने परिवार में जितने लोग हैं, अभी इसमें बहुत सारे सवाल आने वाले हैं हमारे दर्शकों की तरफ से, लेकिन अभी जो मेरे पास सवाल हैं उस पर जो है बात करना चाहूँगा मैं। ये जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, जिनको हम कहते हैं भाई ये हाइपर एक्टिव बच्चा है, इसकी ऊर्जा सही दिशा में लगाइए, इसको जो है बेसिकली मतलब कई बार हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर कहकर भी बुलाया जाता है, चीज़ें की जाती, वो क्या है? देखिए, इसको हम लोग कहते हैं ADHD इन शॉर्ट, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट मतलब जिन बच्चों का अटेंशन बाकी बच्चों से कम है, हाइपर एक्टिविटी जिनकी एक्टिविटी लेवल बाकी बच्चों से ज़्यादा है। अच्छा, इनको हम लोग कह रहे हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव बच्चे। अब ये प्रॉब्लम क्यों है? हो सकता है आप भी हाइपर एक्टिव हो सकता है मैं भी हाइपर एक्टिव हूँ, लेकिन मुझे जो काम दिया जा रहा है मैं उसको पूरा ख़त्म करके ही उठूँगा। अगर मैं काम को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ देन वो एक प्रॉब्लम है। अगर ADHD बच्चा स्कूल जा रहा है और वो अपना पूरा क्लास वर्क कंप्लीट करके आता है, अपने आप को क्लास के अंदर वेल सेटल्ड बैठ के काम करता है, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर वही बच्चा क्लास में तो जा रहा है लेकिन
जो मैम ने उसको काम दिया वो क्लास वर्क पूरा नहीं कर पा रहा। बैठने के बदले वो क्लास में घूम रहा है, एक्टिविटी लेवल ज़्यादा है, मैं अपनी एनर्जी स्टोर नहीं कर सकता, तो मैं वो एनर्जी कहीं तो निकालूंगा, तो मैं क्लास में घूम रहा हूँ। अगर मैम थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, जो मेरे को घूमना अलाउ नहीं करेंगी, तो मेरे साथ में जो बडी मेरा बैठा हुआ है मैं उसको परेशान कर रहा हूँ, चीज़ें फेंक रहा हूँ। तो प्रॉब्लम है वो बिहेवियर जो बच्चे शो कर रहे हैं अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए या निकालने के लिए, इसलिए ये प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चा अपना जो एक्टिविटी लेवल है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं एक इम्पल्सिविटी है, दूसरे के बोलने से पहले खुद बोलना शुरू कर देना, या मेरी हाइपर एक्टिविटी इतनी ज़्यादा है या मेरा एक्टिविटी लेवल इतना ज़्यादा है, नॉट हाइपर एक्टिविटी, कि मेरे को एक लाइन फॉलो करके जाने में दिक्कत है। सारे बच्चे क्लास में पहले अरेंज होते हैं, जो हमारे स्कूल टाइम पे होता था, पहले क्लास में अपने अरेंज हुए बैग रखे, फिर क्लास से लाइन बना के आएंगे प्लेग्राउंड में जहाँ पे प्रेयर होगी और नॉर्मल पीटी एक्सरसाइज होगी। मैं वो लाइन फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इंस्ट्रक्शंस, मैम ने बोला कि बी इन द क्यू, आपको लाइन में ही जाना है, बट मेरे से नहीं हो रहा है, मेरी बॉडी, मेरा ब्रेन अलाउ नहीं कर रही है कि मैं वहाँ पे लाइन को फॉलो कर पाऊँ, तब वो प्रॉब्लम है। तो इस पहचानते, मतलब जैसे वो आपने ADHD का जो नाम लिया है, कैसे पहचाना जाए कि बच्चे अभी इससे प्रभावित हैं या नहीं हैं? इन बच्चों का एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा होगा, पहली चीज़। कोई भी काम पूरा नहीं करेंगे, मोस्टली काम अधूरे रह जाएंगे। आपने उनको बोला कि 1 पेज राइटिंग करना है और वो 4 साल का बच्चा 1 पेज राइटिंग आराम से कर सकता है, बट आपको बार बार बोलना पड़ रहा है बैठो करो बैठो करो। या फिर उनके कुछ अपने बिहेवियर्स होंगे, रिस्क नहीं पता होगा, बहुत रिस्की गेम्स खेल सकते हैं, झूले के ऊपर चढ़ जाना, रिस्क एपेटाइट का नहीं पता होगा, ऐसी चीज़ें करना जिनसे आपका अटेंशन मिलेगा। तो आप और वो बच्चा रोड पे चल रहे हैं, अचानक से इधर भाग गए, अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो कई बार अटेंशन सीकिंग के लिए भी होता है। तो ये होगी कुछ चीज़ें जो स्कूल के अंदर फॉलो नहीं करेंगे, दूसरे बच्चों के साथ सोशल ग्रुप में। अब मैं एक बर्थडे पार्टी में गया हूँ, बर्थडे पार्टी में केक कट रहा था, सबको केक के साथ में खड़े होना होता है, इट्स अ सोशल रूल। मैं कहीं और हो गया, मैं वहाँ खड़े ही नहीं हो पा रहा हूँ, मेरे को भागना है इधर उधर, तो मैं काफ़ी सोफ़े पे चढ़ रहा हूँ, सोफ़े से फिर कूद रहा हूँ, किसी को धक्का दे दूँगा, भागता हुआ गया, आप दिख रहे हैं मेरे को सामने, बट मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, बॉडी आपसे टकरा गया। तो ये सारे प्रॉब्लम्स दिखेंगे बच्चे में। आपने राइटिंग की बात की, बहुत सारे मम्मी पापा इस चीज़ से बहुत परेशान रहते हैं कि अरे यार मेरे बच्चे की हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है ना, तो वो हैंड राइटिंग क्या सुधारी जा सकती है? उसके लिए भी कुछ होता है क्या? इसके लिए भी हैंड राइटिंग थेरेपीज़ होती हैं। अच्छा। अब एज ए लेमैन मैं मान लेता हूँ, मैं एक थेरेपिस्ट हूँ, तो मैंने वो पढ़ा, इसलिए मुझे पता है हैंड राइटिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है। आप लोगों के लिए, जैसे आप लोग थेरेपी फील्ड से नहीं हैं, आप लोगों के लिए हैंड राइटिंग है, पेन उठाया, पेपर लिए, लिखना शुरू कर दिया। पेन उठाया, पेन पकड़ा कैसे? 3 फिंगर से, 3 फिंगर, लाइक इसको हम लोग ट्राइपॉड ग्रिप को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ग्रिप बोलते हैं, 3 फिंगर से। फिर आपने पेज लिया, वो पेज कभी सीधा नहीं होगा, पेज आपका कभी भी ऐसे नहीं होगा। अच्छा, वो हाँ, ठीक, हाँ। आपका ये हाथ कभी साइड पे नहीं होगा, ये हाथ रोकेगा। आप ऐसे लिख के कभी नहीं लिखेंगे, तभी लिखेंगे जब नोटबुक आपकी बहुत हैवी है, अदरवाइज़ हम ऐसे रखते हैं। आप बैठे कैसे हैं, आपका पोस्चर कैसा है, आपका शोल्डर किधर जा रहा है, आपका एल्बो किधर है, आपका रिस्ट किधर है, इतना सब नोटिस करना पड़ता है। ओके, हाँ। तो जब भी आप लिखते हैं, अब वाइट बोर्ड पे छोटा लिख सकते हैं? नहीं, वाइट बोर्ड पे तो अपने आप बड़ा ही आता है, छोटा लिखने में मेहनत लगेगी। हाँ, वाइट बोर्ड पे छोटा लिखने में मेहनत लगेगी, क्यों? क्योंकि जब वो वाइट बोर्ड पे लिखते हैं अपना शोल्डर से लिखते हैं। यस, आप शोल्डर से लिख रहे हैं, लेकिन जब आप नोटबुक में लिखते हैं आपका रिस्ट नीचे टिक चुका होता है, तो आप अपनी फिंगर से लिखते हैं। ओह, बहुत अच्छी बात बताई आपने, सही है। अगर बच्चा राइटिंग जब वो कर रहा है और उसका जो भी डेस्क है, मैं मान लेता हूँ मैं अपने बेड पे बैठ के मेरा बच्चा लिख रहा है और मैंने उसको वो लैप ट्रे जो हमारा आता है उस पर लिखवा रहा हूँ, और बच्चा अपना ये लैप ट्रे हो गया, बच्चा इस पर रिस्ट टिकाने के बदले रिस्ट को ऐसे उठा लेता है, वो कभी भी लाइंस के बीच में नहीं लिख पाएगा, क्योंकि फिर तो उसका पूरा एक्टिवेट हो गया, वो कंधे से लिख रहा है। कंधे से लिखेगा तो जो इंग्लिश की नोटबुक है जिसमें 4 लाइन में लिखना होता है, लिख ही नहीं पाएगा।
तो राइटिंग अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स एक टास्क है। मतलब अगर आपके पास बच्चे को लेके आया भैया इनकी राइटिंग बहुत ख़राब है तो वो आप सुधार सकते हैं पहले, हाँ बिल्कुल, बट पहले हम ये देखेंगे बच्चा पोस्चर कैसा है। कई बार ये भी होता है पेरेंट कहते हैं कि सर राइटिंग बहुत ऐसे बच्चे आए हैं और हमने कई बार थेरेपीज नहीं भी करी हैं। अच्छा। हमने उनके घर का जिस भी टेबल पे वो लिख रहा है, जो राइटिंग सरफेस है जहाँ पे वो बैठा है, स्टडी टेबल जो भी है, उसको चेंज कर दिया। ओके। क्योंकि पोस्चर सही है, सब कुछ सही है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन सही है, स्पेस समझ में आता है। प्रॉब्लम कहाँ हुई, हम धरती पे बैठ के लिख रहे हैं, मेरी कॉपी इतना नीचे, मेरे को झुक के लिखना पड़ रहा है। तो झुक के लिखना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं मेरे हाथ में दर्द होगा। तो कई बार हमारा थेरेपिस्ट की कई बार एक्चुअल ज़रूरत भी नहीं होती है और बहुत बार होती है। तो घर पे बैठे हुए जो मम्मी पापा देख रहे हैं वो क्या उनको कुछ टिप्स दीजिए कि घर बैठे ही जो है हैंड राइटिंग अपने बच्चों की क्या चीज़ ऑब्जर्व करें और कैसे सुधारें। हैंड राइटिंग में सबसे दो चीज़ें आप समझिए, एक मैं कैसे लिख रहा हूँ और मैं क्या लिख रहा हूँ। कैसे लिख रहा हूँ वो मेरे अंडर आएगा, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के प्रोग्राम में जाएगा। मैं क्या लिख रहा हूँ वो एक एजुकेटर देखेगा। तो अगर आपके पास, मैंने आपको बोला डिफाइन योर सेल्फ, अगर आपके दिमाग में थॉट्स हैं कि माई नेम इज़ दिस दिस दिस, मैं ये काम करता हूँ या मैं वो काम करता हूँ, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं ऐसे करूँगा, अगर थॉट्स हैं तो ही आप लिख पाएंगे, अगर थॉट्स नहीं हैं तो आप नहीं लिख पाएंगे। मैंने एक बच्चे को, थॉट बबल हम लोग करते हैं, तो इट्स अ क्लाउड, मैंने एक क्लाउड बनाया, उसके अगेंस्ट 4 क्लाउड और बनाए। मैंने को बीच में लिख दिया पापा, पापा के बारे में 4 वर्ड्स लिखो। तो व्हाट ही रोट इज़, पापा थेरेपीज में लेके जाते हैं, पापा साइकिलिंग के लिए लेके जाते हैं, पापा बैडमिंटन के लिए लेके जाते हैं, पापा और एक और मैम है उनकी क्लास में लेके जाते हैं। पापा का मतलब बस यहीं लेके जाना, क्योंकि पापा 24/7 उस बच्चे के साथ में है जो थेरेपीज के लिए इधर उधर लेके जाते हैं। अगर मैं इस बच्चे से बोलूँ कि आप पापा के ऊपर 2 पेज लिख दो, नहीं लिखेगा। तो यहाँ हमें चाहिए एक एजुकेटर जो उनको कंटेंट देगा। अब बात आती है कि मेरा काम क्या है। मेरा काम हो गया कि पेंसिल आप कैसे पकड़ रहे हैं, आपका पोस्ट, जो हमने पहले डिस्कस किया, पोस्चर कैसे है, ये वो। पेरेंट्स के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि बच्चे की राइटिंग में वो पेंसिल पकड़ता कैसे है, ऐसे पकड़ता है, ऐसे पकड़ता है, उसके बाद प्रेशर कितना लगाता है। कई बार ये भी होता है कि मैंने इस फ्रंट पेज पे लिखा है, वो पीछे 3 पेज पे छप गया, तो मैं जब इतना दबा के लिख रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरी राइटिंग स्पीड स्लो हो जाएगी। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा, मैं जो लिख रहा हूँ क्या मैं स्पेस के अंदर लिख सकता हूँ। इंग्लिश की अगर मैं नोटबुक की बात करूँ, ब्लू लाइंस के अंदर मुझे लिखना है, लेकिन मैं हमेशा या तो ब्लू के ऊपर चला जाता हूँ या ब्लू के नीचे चला जाता हूँ, तो मुझे वो लाइंस समझ में नहीं आ रही है, ये चीज़। चौथी चीज़ कि मैं सही लिख रहा हूँ या कुछ वर्ड्स में उल्टे लिख रहा हूँ। BD बन गया, एक पेट का ही फ़र्क है। तो हम लोग कहते थे डंडा खींचो पेट बनाओ, अगर वो पेट उल्टा हो गया D बन गया। W और M, W ऐसे हुआ, M ऐसे हुआ, तो इनको हम लोग कहते हैं रिवर्सल्स। अगर बच्चा उल्टा लिख रहा है तो हमें वो कंसिडर करना पड़ेगा। इसमें थेरेपीज चाहिए, बट मैं मान लेता हूँ कि मेरे बच्चे की फिंगर्स वीक है, जिसकी वजह से वो बहुत लंबी राइटिंग नहीं कर पाता। तो पेरेंट्स घर पे ना, आजकल गेम्स बहुत बंद हो गए हैं, बच्चे गेम्स नहीं खेलते, मोबाइल पे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा। आप और मैं गेम खेल देते हैं, पकड़म पकड़ाई, टग ऑफ वार, खींचम खींची जो हम लोग कहते हैं। इसमें हाथ की मसल्स स्ट्रांग होती हैं, तो अब ये गेम्स बचे नहीं हैं, हाथ की मसल्स वीक हो रहे हैं, इस वजह से भी हमें राइटिंग के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। घर पे आप नॉर्मली कुछ नहीं करना, बच्चे को बोलिए अपने कपड़े निचोड़े, और क्या क्या कर सकते हैं। बॉटल में पानी भर के, वो उनकी ड्यूटी है, फ्रिज के पानी भरो, फ्रिज की बॉटल के पानी आप भरो, ढक्कन उनके लगाओ, जितने ढक्कन खुलवा सकते हैं खुलवाइए। सर्दी का सीज़न आ रहा है, जितने साग तुड़वा सकते हैं तुड़वाइए। धनिया पूरे हमेशा पूरे घर में आती है, पूरे साल घर में आती है, तुड़वाइए धनिया, फाइन मोटर है। अब फिंगर से तो काम करा रहे हैं। फेविकॉल के गेम्स, फेविकॉल लगा दिया, अब कटिंग पेस्टिंग कर रहे हैं, फेविकॉल आपके हाथ में लगेगा, आप निकालेंगे कैसे? या तो ये करेंगे, या आप ये करेंगे, या आप ये करेंगे। आप हैंड्स की फिंगर्स को ही एक्टिवेट कर रहे हैं। तो जितना आपकी फिंगर्स एक्टिवेट होंगे, जितना इनमें ताकत आएगी, उतना ही आप अच्छा लिख पाएंगे।
कोऑर्डिनेशन इसके बाद आता है। तो जब आप पहले स्ट्रांग हो जाए मसल्स, फिर कोऑर्डिनेशन उसके अलग गेम्स हो जाते हैं फिर। ये जो सेटअप रूल्स हैं या जो तरीके हैं, ये बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों पे अप्लाइड है? दोनों पे अप्लाइड है। डेवलपमेंट हम लोग ये ज़रूर कहते हैं कि गर्ल्स बहुत जल्दी बड़ी होती हैं, बोलती बहुत ज़्यादा हैं, बहुत जल्दी पकड़ती हैं चीज़ें, बट डेवलपमेंट का जो हमारा जो चेकलिस्ट है वो दोनों के सेम होते हैं। ठीक है। हम लोग नॉर्मली बच्चों से, जैसे कई बार होता क्या है कि बच्चा 4th से 5th क्लास में जा रहा है, कई बार बच्चा जो है साल भर, मतलब वो 3-4 महीने छोटा है, थोड़े उसके क्लास में बड़े बच्चे हैं, वो 3-4 महीने छोटा है, लेकिन टीचर का कहना है कि नहीं नहीं आपका बच्चा बहुत अच्छा जा रहा है, पढ़ाई में उसको कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको जो है चीज़ें आगे बढ़िए और चीज़ें करते रहिए, और 2-4 महीने का फ़र्क है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि नॉर्मली अक्सर मैंने बात करते हुए सुना है, पेरेंट्स से बात करते सुना है, अरे मेरा बेटा तो जो है 4 महीने छोटा ही है, लेकिन अब क्या करें, सेशन ऐसा आ गया था इसलिए हमने डाल दिया, अब जो है क्या नाम है, उनके क्लास में तो बड़े बड़े बच्चे हैं, वो तो जो है 10 साल का हो गया, मेरा बच्चा तो अभी 9 साल भी पूरा नहीं कर रहा है, 9 साल अभी अगले उसमें पूरा करेगा, लेकिन टीचर कहती हैं कि नहीं एकदम वो कोप अप कर ले जा रहा है। तो इनसिक्योरिटी होती है पेरेंट्स की कि अरे यार मेरा बच्चा वो बड़े लोगों से कम्पीट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। 2 डेवलपमेंट है, एक फिजिकल डेवलपमेंट, एक मेंटल डेवलपमेंट। हमारा जो क्लास डिसाइड होनी चाहिए वो मेंटल डेवलपमेंट के हिसाब से होनी चाहिए। हमारा रूल ये है कि बच्चा 6 साल का है तो फर्स्ट में जाएगा। अच्छा। मैं जिन बच्चों से काम कर रहा हूँ वो बच्चे 6 साल के तो हैं, डेट ऑफ बर्थ को जो क्रोनोलॉजिकल एज हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं उसके हिसाब से वो बच्चा 2019 में पैदा हुआ, 2025 में उसको फर्स्ट क्लास में जाना चाहिए एज़ पर CBSE नॉर्म्स। व्हाट अबाउट कि उसकी मेंटल एज ही अभी 3 साल की है। अगर मेंटल एज 3 साल के तो फर्स्ट का सिलेबस नहीं करेगा, वो तो अभी नर्सरी में जाना चाहिए या प्ले ग्रुप में जाना चाहिए। तो अगर कई बार ये होता है कि बच्चे का मेंटल एज इतना अच्छा है कि वो 1 साल आगे भी चल रहा होता है, तो हमें क्लासेस ऐसे डिसाइड होने चाहिए रेदर देन हम लोग ये बोलें कि बच्चा मेरा 6 साल का हो गया तो फर्स्ट में ही जाएगा। हो सकता है उसको 2nd क्लास का भी आता हो। एंड वी हैव किड्स, हमारे थेरेपी सेंटर में ऐसे बच्चे हैं जिनका मैथ बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है, मैथ वो 2nd या 3rd क्लास की भी सॉल्व करके दे सकता है। क्या बात है, क्या बात है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। अगर आपको जो है ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है, ये सीधे डॉक्टर मोहित जी का नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इस नंबर से अपने बच्चों के प्रति कोई भी क्वेरी है तो आप इस पॉडकास्ट के थ्रू आप यहाँ पे सवाल भी लिख सकते हैं, डॉक्टर मोहित से डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। ये मैं जो है क्या नाम है आपके लिए इतनी चीज़ें उपलब्ध करा रहा हूँ, ये नंबर उपलब्ध करा। डॉक्टर साहब एक सवाल और है जो कि जो है मैंने देखा और वो चीज़ें की, ये सारी चीज़ों में चाहे वो ADHD हो या ऑटिज़म हो, क्या इन चीज़ों में दवाइयाँ भी जो है बड़ा रोल प्ले करती हैं? दवाइयों का भी एक अपना रोल है। अच्छा। जैसे हाइपर एक्टिविटी के लिए मेडिसिन आती हैं, जो हमारे न्यूरो साइकेट्रिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, वो लोग दवाइयाँ सजेस्ट करते हैं और उनका इफ़ेक्ट भी आता है और पेरेंट्स लेते भी हैं दवाई, और कई बार इससे हमारे काम को ही बूस्ट मिलता है। अच्छा, ओके। जैसे अब मुझे बच्चा है वो बहुत हाइपर एक्टिव है और मुझे एज अ थेरेपिस्ट ये पता है कि मैं काम करूँगा ना एज अ थेरेपिस्ट तो इसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा, मुझे कंट्रोल तो हो जाएगा बट इतना लंबा टाइम लगेगा कि वो बच्चा पीछे होता ना चला जाए। वहाँ पे हम लोगों को फिर एक मेडिकल सपोर्ट चाहिए होता है सो दैट उनकी दवाई और हमारी थेरेपिस्ट मिल के फिर वो करें। तो बेसिकली थेरेपिस्ट एक हॉलिस्टिक अप्रोच हम लोग कहते हैं कि अकेले काम नहीं कर पाएंगे, कई बार अकेले कर भी सकते हैं, कई बार अकेले नहीं भी कर सकते, तो हमें एक सपोर्ट चाहिए होता है। तो हम लोग बच्चों के अंदर, बच्चों के बिहेवियर में किन चीज़ों को खास तौर पर नोटिस करना चाहिए? जैसे 4 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चे हैं, किन चीज़ों मम्मी पापा को क्या करना चाहिए? देखिए, या तो बच्चा अपने घर पे है या तो स्कूल में है, ठीक है। अब घर पे है तो मम्मी पापा के लिए आपकी तरफ से क्या होमवर्क होना चाहिए, उनको क्या होमवर्क अपने बच्चे के साथ करना चाहिए? होमवर्क इन द सेंस समय बिताने को लेकर, चीज़ें करने के लिए 2-4 गेम्स ही बता दीजिए। नॉर्मली माँ बाप सिर्फ 2 ही चीज़ जानते हैं, अरे बैठो पढ़ाई करो, दूसरी चीज़ अरे टीवी बंद करो, बस। इसके अलावा जो है अब बीच में कुछ आता ही नहीं है। सबसे पहले टाइम, आज की डेट में हमारा जो मैक्सिमम टाइम है वो फ़ोन खा जाता है।
तो जब हम लोग बच्चे के साथ हैं तो उस टाइम पे डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। वो टाइम जो भी मैं 1 घंटा दूँ या आधा घंटा ही दूँ, वो टाइम अनडिस्टर्ब्ड होना चाहिए मेरे और मेरे बच्चे के लिए। जिसे मैं ऑफिस की कोई कॉल्स नहीं लूँगा, कोई व्हाट्सएप कुछ नहीं, जिसमें मैं सिर्फ बच्चा सिर्फ खेलूँगा, पढ़ाई नहीं कराऊँगा। मैं अगर बॉल से खेल रहा हूँ तो मैं ये नहीं बोलूँगा ऑरेंज बॉल दे दो, हम लोग खेल रहे हैं बस। ठीक है, ये सब सुन तो लीजिए आप। हाँ। पहला ये कि जहाँ पे हम लोग पढ़ाई नहीं करा रहे, हम लोग एक मीनिंगफुल गेम खेल रहे हैं। अब उस मीनिंगफुल गेम में लर्निंग है। आपने बॉल को, मैं अपने घर में खेल रहा हूँ, मैंने बॉल को बेड के नीचे डाल दी, 3 साल का बच्चा है, मैंने बोला बॉल निकाल के लेके आओ। अब वो बॉल निकालेगा कैसे, ये उसकी प्लानिंग है। अब मैं उसको पीछे बैठ के गाइड नहीं करूँगा, सर नीचे करो, बेड के नीचे ऐसे लेट जाओ फिर जाओ। पहले टाइम देंगे, अपने आप प्लान करो, जब नहीं होगा तब हम लोग हेल्प करेंगे। तो पहला ये कि हमें उनको हर चीज़ में इंस्ट्रक्ट नहीं करना है, अपना दिमाग लगाने देना है। उसके पहले कि हमें फ़ोन, अपना जो टाइम हम लोग दे रहे हैं वो क्वालिटी टाइम हो, उसमें हमें पढ़ाई नहीं करानी, हमें सिर्फ गेम्स खेलना है। अब बात आती है बिहेवियर्स वाली, तो हमें वहाँ पे बच्चे को, एक वर्ड हमारे पेरेंट्स कहते हैं डिसिप्लिन में रखना। डिसिप्लिन हमारे में उसको कहते हैं स्ट्रक्चर करके रखना, रूल्स रेगुलेशन बिल्कुल क्लियर, कि बाहर जा रहे हैं हमें बता के लेके जाते थे, बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं बदमाशी नहीं होनी चाहिए। तो अगर बदमाशी हुई तो खैर अब तो पिटाई नहीं होती हमारी, तो बहुत कूटे जाते थे। तो वहाँ पे अगर उन्होंने किया तो कुछ ऐसा जो उनको अच्छा ना लगे। घर अगर आपने बदमाशी करी, घर पे आपका ये टॉय आपको 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं मिलेगा। तो कुछ ऐसे रूल्स होने चाहिए जो बच्चे को समझ में आए कि ऐसा करने से ऐसा होता है, जिसको हम कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं। बटन दबाया, लाइट जल गई। अगर कभी उस बटन से लाइट नहीं जली, आप देखेंगे हुआ क्या है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट कि बच्चे को स्ट्रक्चर करना, रूल्स रेगुलेशन, सोशली रूल्स रेगुलेशन समझा के चलना है। स्कूल में ये होगा, बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं तो ऐसे करना है। 2-4 चीज़ें अगर करें। किस उम्र में बच्चों को अलग सुलाना चाहिए डॉक्टर साहब? नॉर्मली क्या होता है ना, हम लोग जो है क्या नाम है, बीइंग अ इंडियन फैमिली, मैं भी खुद नहीं चाहता हूँ कि मेरी बिटिया मुझसे अलग सोए। भाई मेरा बच्चा मुझसे अलग सोए, वो मेरे साथ सोते, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मोह होता है। लेकिन नॉर्मली जो है मैं जब बात करता हूँ लोगों से तो क्या है, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, इनको स्ट्रक्चरल बनाने जो आप बताएं, तो उसके लिए आपको अलग सुलाना चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या उम्र होनी चाहिए? उम्र ऐसा कोई डिफाइंड नहीं है। अच्छा, कोई ये बोले 6 साल का बच्चा हो गया तो आप अलग, जब आपको लगे कि आपका बच्चा इंडिपेंडेंटली खुद को सरवाइव कर सकता है एक अलग कमरे में, तब ओके। तो अगर हम लोग ये बोल रहे हैं कि वो 6 साल का हो गया तब सुला दो, लेकिन उठने के बाद वो ये ना समझ पाए कि उसको सूसू जाना है, अगर एज अ पेरेंट, और ये आप ही जज कर सकते हैं आपके बिहाफ में, मैं ये जज नहीं कर सकता, तो अगर आपको लगे कि आपका बच्चा अपने आप को हैंडल कर सकता है एक अलग रूम में, तब जैसे मैं अगर 4 साल का हूँ तो मेरी मम्मी मेरे को ये नहीं बोलेगी पड़ोस की दुकान से जाके सामान ले आओ। वो अगर बोलेंगे भी तो पैसे नहीं देंगे, क्योंकि मैं पैसे हैंडल नहीं कर पाऊँगा, और वो भेजेंगे भी उसी दुकान पे जो उनके जानकार का है, ताकि वो बोले कि मम्मी ने बोला ये दे दो तो वो दे देंगे। तो ये जो मेरा लेवल है मेरी मम्मी को ही पता है, कोई और नहीं बताएगा। तो वैसे अगर एज अ पेरेंट मुझे लगता है कि मेरा बच्चा उस कंडीशन में खुद को रेडी कर लेगा, कुछ भी ऐसे सुसु पॉटी जाने के लिए या किसी भी काम के लिए, तब हमें वो कर सकते हैं। कुछ बच्चों के अंदर कुछ चूँकि बिहेवियर थेरेपी आप जो है आपका है, कुछ बच्चों के अंदर कुछ आदतें होती हैं, जैसे नाखून लिया, दिन भर मुंह में हाथ डाले हुए, नाखून कुतर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चे जो है कुछ नहीं तो मुंह में उंगली डाले हुए हैं, है ना। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है, इसको कैसे, इससे कैसे निजात मिले? इसको हम लोग अपनी थेरेपीज में कहते हैं स्टिमिंग। स्टिमिंग है एक ऐसा एक्ट जिससे आप अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करते हैं। अभी आप और मैं बैठे हुए हैं, थोड़ी देर में पैर हिलाएंगे, या अभी आप रॉकिंग कर रहे हैं, आप आगे पीछे हो रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बस आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है, ताकि आप इसमें इंटरेस्ट ले पाएँ, इस एटमॉस्फेयर में अपने आप को एडजस्ट कर पाएँ। हो सकता है आपका जो अटेंशन लेवल हो वो बहुत फ्लक्चुएट कर रहा हो, तो अपने आप को अटेंटिव बनाए रखने के लिए मैंने रॉकिंग शुरू कर दी, विच इज़ ए नॉर्मल एक्ट। पैर हिलाना, मैं अगर अभी ऐसे आपके बैठ करके ऐसे हिलाना शुरू कर दूं तो इट्स अ नॉर्मल एक्ट, क्योंकि सोशली एक्सेप्टेबल चीज़ें हैं जो आप और मैं कर रहे हैं, रॉकिंग करना। तो वैसे नाखून खाना बच्चा किस कंडीशन में कर रहा है,
बहुत स्ट्रेस्ड है, पेपर है, एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ, 3 पेपर दिया टीचर ने, मैंने वो देखा, नहीं आते, 10 में से 6 क्वेश्चन नहीं आते, अंदर एंजाइटी बनेगी, उसमें मैंने ये करना शुरू कर दिया। तो इट्स अ कोपिंग मैकेनिज्म कि मैं उस सिचुएशन को कैसे कोप अप करूँगा। तो इसका कैसे इन चीज़ों से कैसे बचाव कैसे किया? क्योंकि नॉर्मली मैंने अपने ही बच्चे को देखा कि जैसे जब कहीं वो बहुत अटेंटिव हो गई, जैसे मान लीजिए कोई परफॉर्मेंस चल रही है उसके दोस्त की स्कूल में, मैंने देखा कि बहुत अटेंटिव हो गई है तो अपने आप उसकी उंगली अपने मुंह में चली जाती है, या फिर जो है क्या नाम है, आपको कोई सुन रही है तो अपने आप धीरे से पता नहीं कब चला जाएगा। टीवी पे अगर कुछ अच्छा देख रही है अपने आप उसका धीरे से। ये जो एक्ट हैं कि थंब सकिंग हो गया या नेल बाइटिंग हो गया, इसको ना ब्रेन अनकॉन्शियसली ड्रिवन एक्शंस हैं ये। अपने आप को अटेंटिव बनाए रखने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, नहीं तो मेरा अटेंशन लूज हो जाएगा। अच्छा। तो बच्चे देखें जो बोल बोल के पढ़ते हैं, उनको बोले चुपचाप बैठ के पढ़ो, उनको समझ ही नहीं आएगा, कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। तो वो बोल के पढ़ रहे हैं क्योंकि मेरी वो ब्रेन को मैंने वैसे तैयार किया हुआ है कि मैं जब बोल के पढ़ता हूँ तो मुझे इधर उधर की आवाज़ें नहीं सुनाई देती हैं। मैं पर्सनली अगर मुझे पढ़ने के लिए बैठाएंगे, मैं हेडफोन लगा के पढ़ूंगा आज भी, और वो हेडफोन पे हो सकता है जो वॉल्यूम होगा गाने का वो बिल्कुल लो होगा, बट मुझे वो चाहिए ताकि मेरे को इधर उधर के शोर शराबा ना सुनाई दे, तभी मेरा फोकस बनेगा। कुछ बच्चे हिलते हिलते पढ़ते हैं, कुछ बोल बोल के पढ़ते हैं, तो सबका एक अपना तरीका है। तो ये इसको हम लोग स्टिमिंग कह रहे हैं, कोई भी ऐसा एक्ट जिससे आप अपने आप को रेगुलेट कर पाएँ और अपने ब्रेन को वापस से तैयार कर पाएँ कि वो उस काम को पूरा कर पाए। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब ब्रेन की बात आपने की तो ब्रेन से भी एक जुड़ा हुआ सवाल मैं जानना चाहूँगा। ब्रेन को 2 भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। ये और लेफ्ट ब्रेन से हम राइट हाथ की एक्टिविटी या कुछ इस तरीके से, और राइट ब्रेन से लेफ्ट हाथ की एक्टिविटी चीज़ें करते हैं। तो ब्रेन का ये मैकेनिज्म थोड़ा समझाइए, क्योंकि आप तो इसके एक्सपर्ट हैं। देखिए, हमारे ब्रेन के 2 लोब्स हैं, एक है राइट लोब, एक है लेफ्ट लोब, ठीक है। तो अगर मैं राइट साइडेड हूँ तो मेरा लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट हुआ, क्रॉस कनेक्शन। अगर मैं राइट साइडेड हूँ, राइट हैंडेड हूँ, तो मेरा लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा काम कर रहा है, उसको हम लोग डोमिनेंट साइड बोलेंगे। और अगर मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ तो मेरा राइट साइड ऑफ ब्रेन ज़्यादा काम कर रहा है, क्रॉस में चलते हैं। तो ये हो गया हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग। अब इसमें एक प्रोग्राम हम लोग रन करते हैं, थेरेपी प्रोग्राम है, ब्रेन जिम उसको हम लोग कहते हैं। तो ब्रेन जिम, जैसे हम लोग जिम में जा कर के अपनी ताकत बढ़ाते हैं, वैसे ही ऐसी एक्टिविटीज़ जिनसे आप अपने ब्रेन की ताकत या फंक्शनिंग को बढ़ा पाएँ, उसको हम लोग कह रहे हैं ब्रेन जिम। तो ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे इट्स अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ जो इस तरीके से डिज़ाइंड है कि आपके दोनों हाथ, दोनों पैर को इस तरीके से सिंक करना कि ब्रेन या जो आपका नॉन डोमिनेंट साइड ऑफ ब्रेन है उनका और डोमिनेंट साइड का जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज है वो स्पीड अप हो जाए। स्पीड अप हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपकी फंक्शनिंग बढ़ जाएगी। कॉग्निटिव फंक्शंस जो हम लोग कहते हैं, अटेंशन, मेमोरी, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, ये सारी चीज़ें फिर बढ़नी शुरू हो जाएंगी। एक आध गेम करवाइए, हम देखें कैसे कर सकते हैं, ब्रेन काम कर रहा है मेरा। हम लोग बहुत सिंपल सा है, एक ये है, दोनों हाथ हमने ऊपर किए, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस क्रॉल। तो अभी क्योंकि हम लोग बैठे हुए हैं तो इसको बोलेंगे सिट अप क्रॉस क्रॉल। तो राइट हैंड से लेफ्ट लेग को क्रॉस करना और लेफ्ट हैंड से राइट लेग को क्रॉस करना। एक एक्सरसाइज जो मैं होमवर्क दे के जाता हूँ आपको आज, करिएगा। एक लाइन लिखिए राइट हैंड से, जो भी आपका डोमिनेंट साइड है, राइट लेफ्ट जो भी है, आपने लिखा, एक टाइमर लगा के रखिएगा, 1 मिनट के लिए आपको लिखना है। फिर मैं आपको भी 3-4 एक्टिविटीज़ बता के जाऊँगा, वो करिएगा। वो दोनों हाथ से होंगी, राइट से भी होगा, लेफ्ट से भी होगा। उसके बाद जो आपने लाइन पहले लिखी थी उसी लाइन को वापस लिखिएगा। यू विल सी अ थोड़ा सा डिफरेंस, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस हमारी एज में, आई एम 40, आप भी शायद इसी एज के आसपास होंगे, तो थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए हमारा ब्रेन बहुत मैच्योर्ड है, उसको बहुत स्टिमुलस चाहिए कुछ भी अब सीखने के लिए। आप और मैं डांस अभी नहीं सीख सकते, बहुत एजिटेशन है, बॉडी मूवमेंट्स एकदम पक चुके हैं, बट 3 साल का बच्चा सीख लेगा, ब्रेन अभी खाली है, जो सिखाएंगे सीखेगा। तो हमारे में बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस आएगा राइटिंग में। बट वही ब्रेन जिम प्रोग्राम में जब 5 साल के बच्चे के साथ करूँगा जो भी लर्निंग फेज़ में है, जिसका ब्रेन काफ़ी खाली है, वहाँ पे मैं सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस दिखते हैं। इन अ सिंगल सेशन हम लोगों के बच्चा अगर
1 मिनट में 5 वर्ड लिख रहा है, तो हो सकता है वो इस 6-7 एक्टिविटीज़, ब्रेन जिम एक्टिविटीज़ के बाद वो 7 वर्ड्स लिख दे। अच्छा। या हो सकता है वो 5 ही वर्ड लिखे, लेकिन उसकी जो राइटिंग की जो लिजिबिलिटी है, जो सुंदरता है, वो बढ़ जाए। ठीक बात है। तो वो कहीं पे भी आ सकता है। हाँ, वो ब्रेन जिम प्रोग्राम। अब इसमें रीडिंग, राइटिंग, कॉम्प्रेंशन, बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कवर अप होते हैं। तो हम लोग अगर नॉर्मली जैसे ब्रेन जिम जो है, नॉर्मल बच्चा अगर जो है आपके पास आ रहा है, कोई की बीमारी नहीं है कुछ किसी तरीके की, बस ये है कि मम्मी पापा चाह रहे हैं कि भाई ये थोड़ा सा और जो है बेहतर चीज़ें इन ब्रेन को और स्ट्रांग बनाए। ओके, एबेकस चलता है, मेंटल मैथ्स चलता है, क्यू मैथ्स चलता है, लेकिन मैथ्स के 3 ऐसी चीज़ें जो कैलकुलेशन को स्ट्रांग करते हैं। ये सारे बच्चे कर रहे हैं, सब लोग कर सकते हैं। वैसे ही ब्रेन जिम को कोई भी कर सकता है। आप और मैं भी कर सकते हैं, हमारे नॉर्मल बच्चे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है वो स्पेशल नीड्स बच्चे जिनका हम काम कर रहे हैं, ऑटिज़म के हैं, ADHD के हैं, या लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के हैं, उनके साथ भी हम लोग कर रहे हैं। बट नॉर्मल बच्चा भी ये कर सकता है। इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि एक डेफिनेट पॉपुलेशन है वही करेगी, कोई भी करेगा, उसको इफ़ेक्ट दिखेंगे। एक लाइन थी, मैंने बड़ी अच्छी लाइन थी, मैंने जो है कहीं पढ़ी भी थी और उसके बाद उसको गुना भी था कि जिन माँ बाप ने टीवी खोलने पर बच्चों को डांटा है, आज उन्हीं लोगों ने अपने हर बच्चे के हाथ में मोबाइल बांटा है। अभी जो स्थिति है, आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आप स्कूल का होमवर्क करना चाहते हैं, आप कुछ खेलना चाहते हैं, मोबाइल सबके हाथ में। आपके हिसाब से बच्चों के पास, बच्चों की कितनी देर की टाइमिंग होनी चाहिए मोबाइल देखने की, जिससे वो लत ना लगे, जिससे वो ना हो? मोबाइल पहली बात तो अपने आप में एक घातक चीज़ है। हम लोग स्पीच डिलेज देख रहे हैं, ऑटिज़म के भी अब एक टर्म आया, वर्चुअल ऑटिज़म। वर्चुअल ऑटिज़म इज़ जो बच्चा जब मोबाइल पे 3-4 घंटे या उससे ज़्यादा रहता है, तो हमें ऐसे फीचर्स बच्चे में दिखते हैं जो ऑटिस्टिक फीचर्स हैं। जैसे सोशली विड्रॉन, वो नहीं जाएगा बाकी बच्चों के साथ, स्कूल में नहीं बैठेगा, जो मैंने पहले बताया कि घूमता फिरता रहेगा, बच्चों तो नहीं बैठेगा। तो मोबाइल अपने आप में एक घातक चीज़ है। दूसरा, मोबाइल का टाइमिंग कितना रखना चाहिए, ये डिपेंड करेगा बच्चे के ऊपर। मैं एज अ किड, मैं 4 साल का बच्चा हूँ, मैं गेम मोबाइल मेरे हाथ में है, मैं कंटेंट क्या देख रहा हूँ, मैं राइम देख रहा हूँ, लेकिन मैं वो राइम देख रहा हूँ 30 सेकंड के रील्स पे या शॉर्ट्स पे। मैंने 10 सेकंड देखा, राइम पसंद नहीं आई, बदल दिया। ये करेगा मेरा अटेंशन स्पैन शॉर्ट। तो और दूसरा, कंटेंट क्या देख रहा हूँ और मैं कितनी देर देख रहा हूँ। अगर पेरेंट बच्चे को फ़ोन दे रहे हैं और उनसे वापस नहीं ले सकते, बच्चा लेने के लिए गया और बच्चा वापस टेंट्रम में चला गया कि मैं अब नहीं दूंगा, वो कंडीशन नहीं आनी चाहिए। तो एक डिसिप्लिन, जो मैंने कहा था, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि आपको देंगे। मोबाइल एक ज़रूरत है, बच्चे को भी चाहिए, क्योंकि बच्चे बाहर जाके आजकल नहीं खेल रहे हैं, सोसाइटीज़ हैं, घर के अंदर हैं, अब सर्दी आ जाएगी तो वैसे ही बंद हो जाएगा जाना। तो एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, इतनी देर के लिए ही मिलेगा, और ये पेरेंट्स डिसाइड करेंगे, बच्चा नहीं करेगा, क्योंकि आपको तो देंगे तो आप लगे रहेंगे। मैं गिमिक हूँ, मेरे को अगर फ़ोन पे आप गेम डाल के दे देंगे, मैं खेलता रहूँगा, फिर आप नहीं ले सकते मेरे से फ़ोन। बट अगर मुझे ये बता दिया जाए कि 2 बजे आपका ये पॉडकास्ट शूट होना और आपको 1:30 बजे निकलना है, तो मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं वो फ़ोन गेम पे जो भी कर रहा हूँ, मैं वो बंद करके 1:30 बजे बाहर निकल जाऊँगा। तो ये स्ट्रक्चर अगर आप डेवलप कर सकते हैं, टाइम टेबल दे सकते हैं बच्चे को, देन आप दीजिए। गुड। मतलब बच्चों को अगर मोबाइल दे रहे हैं आप, तो अटेंटिव रहिए, एक समय निर्धारित कीजिए और उस समय के बाद बच्चे से वो चीज़ ले लीजिए, या फिर वापस जो है उससे कह दीजिए आप इस समय पे इसको रख दो या हमको ला के दे दो। लाइक जो हम लोगों ने अपने घर पे किया था, मैंने नहीं, मेरी वाइफ की सिस्टर के घर में अलार्म लगा के दिया, अलार्म बजेगा आपको फ़ोन वापस देंगे। एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब। डॉक्टर साहब, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं मैं जिसको डिस्कस करना चाहूँगा, लेकिन उसके लिए हम लोग पार्ट 2 करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो देखकर अपना सवाल हम तक भेजते हैं, हम उन लोगों के सवालों को भी जो है अपने साथ में जोड़ेंगे। डॉक्टर मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना इतना समय देने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मिल चुका होगा आपको, और
अगर आपके किसी सवाल का जवाब चाहिए आपको, नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट डॉक्टर मोहित से बात कर सकते हैं, या फिर हमें जो है वो कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम सारे सवालों के जवाब साथ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।